अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा से करते हैं, ठीक है। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को अब 3 महीने पूरे होने को हैं, लेकिन किसान नेता यहां से डिगने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने होंगे, एमएसपी की गारंटी देनी होगी। सरकार बार बार कह चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि आपको जिन प्रावधानों पर आपत्ति है वो हमें बताइए, हम संशोधन करने को तैयार हैं। एक मौका दीजिए इन कानूनों को लागू करके कृषि क्षेत्र में सुधार करने का, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। आज की इस रिपोर्ट में देखते हैं इन लोगों का क्या कहना है और ये कितना जज्बा और रखते हैं यहाँ पर बैठे रहने का। आइए दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरीश हुण है जी, और मैं भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक असली का प्रवक्ता हूँ जी। अब ये बताइए कि सरकार बार बार कह रही है, प्रधानमंत्री भी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रावधानों पर कहाँ दिक्कत है वो बताइए। आप लोग वो बता नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि सीधा कानून वापस लो। कब तक आपका भी हट और सरकार का भी हट बरकरार रहेगा, आम जनता परेशान रहेगी? नहीं, किसान हट नहीं कर रहा है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ये तीनों जो कानून आए हैं, यदि आप बात करें पैरा टू पैरा या क्लोज टू क्लोज, तो हमारे जो प्रतिनिधि मंडल जाता है उसने 11 बैठकों में यही बताया है कि इसमें 18 ऐसे बिंदु हैं जो किसान का हित नहीं करते, किसान के गले में फांसी का फंदा डाल देते हैं। जिस विषय पर 18 त्रुटियां हों तो उसे बदलकर नया बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। रही दूसरी बात, सरकार अभिभावक होती है, उसको कई बार गुमान हो जाता है कि ठीक है सरकार हट करके बैठ गई है। हम हट में नहीं है, हम तो मरहम पट्टी कराने आए हैं सरकार से, अपना दर्द लेकर आए हैं सरकार के पास कि इतने लंबे समय से तो ना हमें एमएसपी मिल रही है। अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे ना, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। वो नहीं, एमएसपी मिलनी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जी में अपने देश के प्रति, अपने देश के नागरिक के प्रति जरा भी संवेदनशीलता है और वो गंभीर हैं अपने पद को लेकर, तो ये बोलें कि मेरे देश के नागरिक को, मेरे देश के किसान को एमएसपी मिलेगी। थी है नहीं, इस विषय ये नहीं है, मिलनी चाहिए। पर सरकार का ये भी कहना है कि एमएसपी कभी भी लिखित में थी ही नहीं। नहीं, आप समझ लीजिएगा, ये आपका सवाल सुनिए। एमएसपी थी है रहेगी, हमारा इससे संदेह है ही नहीं। एमएसपी तो हमारी फसल का रेट डिक्लेयर होता है। पहले पत्रकार महोदय आप ये समझ लीजिए, किसान फसल उगाता है, अपना मेहनत करता है और सरकार के पास ही अधिकार है कि हमारी फसल की कीमत तय करे। जब सरकार के पास हमारी फसल का कीमत तय करने का अधिकार है तो सरकार को ये भी जिम्मेदारी निभानी होगी कि जो हमारी फसल है वो सरकार के तय रेट पर बिके। सरकार 6% खरीद करती है। अब जब रेट तो तय करें आप मेरी फसल का, तो उस पर निगरानी भी आपको करनी पड़ेगी। अभी मैंने यही कहा कि एमएसपी थी है, विषय ये नहीं है, एमएसपी मिलनी चाहिए। एक साधारण उदाहरण देता हूँ, आप ये समझ लीजिएगा कि घर में खाना है, खाना था, खाना रहेगा, मिलेगा नहीं। ये नहीं चाहिए, सबको खाना मिले, सबको एमएसपी मिले। प्रधानमंत्री जी ये बोले कि मेरे देश के प्रत्येक किसान को एमएसपी मिलेगी। वो जहाँ से सांसद हैं वहाँ से पूछ लीजिए कि सांसद होने के नाते उनका ये सबसे बड़ा दायित्व है कि उनके क्षेत्र में एमएसपी किसानों को मिलती है या नहीं मिलती। अब वहाँ देखो किसी को नहीं मिलती। पूरे देश में 6% लोगों को एमएसपी मिलती है। कितने परसेंट लोगों को? 6% लोगों को। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपना मनगढ़ंत बातें नहीं है, शांता कुमार की रिपोर्ट कहती है, सरकारी आंकड़े कहते हैं। जब मेरी फसल का रेट तो तय करें आप, तो उसकी निगरानी कौन करेगा कि इसी रेट में बिकनी चाहिए? सरकार करेगी ना। अब हमें चाहिए कि भारत के हर किसान को एमएसपी मिलेगी। और सुनिए, किसान तो एमएसपी की मांग कर रहा है, लेकिन पूरे देश में कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि किसान खाद्य पदार्थ प्रोड्यूस करता है और बाकी लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो तो एमआरपी पे बिजनेस करते हैं, किसान तो एमएसपी पे बिजनेस कर रहा है। तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
जिद नहीं कर रहे हैं। जिद नहीं है, ये अपने हक और हकूक की लड़ाई है, रोटी की लड़ाई है, ये नस्ल और फसल की लड़ाई है, और ये देश को सुरक्षित करने की लड़ाई है। क्यों? यदि आप समझिए, भारत में किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, यदि किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, और जो आज भी इच्छुक नहीं है बनने के लिए, तो भारत में खाद्य पदार्थ कहां से आएंगे? जरा इस बात का पता कर लीजिएगा। आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक चीज और अभी निकल कर आई है, जो खबर आ रही है कि इस तरह का कोई आह्वान किया गया कि किसान अपनी फसल को जला देंगे। तो ये किसान जो कि हमारे अन्नदाता हैं, जिन्होंने कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है, फसल जला देंगे, लगता नहीं कि बहुत कठोर निर्णय है। नहीं, जैसे अभी कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, सरकार को तो नहीं समझ रही है ना किसान अन्नदाता है। सरकार तो जब किसान शब्द निकलता है तो उसका एक दृश्य बनाती है कि किसान के दांत क्यों हैं, किसान के चेहरे पे झुर्रियां क्यों नहीं है, वो वाइट कपड़े क्यों पहने हुए हैं, वो आईफोन क्यों रखे हुए हैं, वो फॉर्च्यूनर क्यों रखे हुए। आप ये समझ लो इस सरकार की नीयत क्या है। जब ये किसान का दृश्य देखती है तो ये देखती है भूखमरी, जब ये किसान का दृश्य देखती है तो ये देखती है फटे पैर, बिना चप्पल के पैर। इसका मतलब ये कितनी देश विरोधी सरकार है, क्योंकि 80% तो किसान है देश में। जब 80% किसान है तो ये 80% आदमी को तो जीने का हक नहीं देना चाहती, तो हुई ना ये देश विरोधी। और जब ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हम अन्नदाता हैं, ये लोग कहते हैं कि हम आपका गेहूं खरीदते हैं, पैसा देते हैं, कौन से अन्नदाता हो गए आप? इन्हें निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये। एक दिन ये भी कहेंगे हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को जो फौज में हैं, जिनको जो शहादत देते हैं भारत माँ की रक्षा के लिए, जो अपनी जान कुर्बान करते हैं भारत माँ की रक्षा के लिए, ये कहेंगे ये तो सैलरी लेते हैं इसलिए कुर्बान हो गए। शर्म नहीं आती इनको, बीजेपी के लोगों को और इस सरकार को? किसान को अन्नदाता मानेंगे, और ये आज मान लें, कल मान लें, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में किसान ने संभाली। हर विषम परिस्थितियों में देश के किसान ने देश को समृद्ध किया है, हर स्तर पर, सुरक्षा के स्तर पर, रक्षा के स्तर पर, आहार के स्तर पर। अब इनके कुछ एक दो मित्र हैं, उनको लेकर ये बहुत चिंतित हैं। आपने देखा होगा ना, प्रधानमंत्री ने सदन में टावर टूटने का तो जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने 250 से ज्यादा किसान उसकी चौखट पे अपनी जान दे गए। दिल्ली प्रधानमंत्री की चौखट है, ये चौखट है, उसकी चौखट पे 250 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा देते हैं, उसका जिक्र नहीं होता। 100 टावर का जिक्र होता है, 250 किसानों का नहीं। ये ना तानाशाह बनने का मार्ग है। आपको मैं बता दूं, एक लाइन बोलना चाहता हूं, जब भी कोई तानाशाह बनता है तो उसको रहबर बनाया जाता है। ये रहबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तानाशाह अपनी जनता को चुन लेता है हर स्तर पर, चाहे वो मीडिया हो, जैसे आप मीडिया से हैं तो मीडिया में भी आप ये बात स्वीकार करते हैं ना, तानाशाह ने कुछ अपनी गोदी में बैठा लिए, तो तानाशाह ने मीडिया भी चुन लिया, तानाशाह ने जनता भी चुन ली। लेकिन हम तानाशाह बनने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और भारत का किसान अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ेगा। ये जालिम सरकार कितने ही जुल्म कर ले, लेकिन हम होने नहीं देंगे। वो जलाने की बात ये बताइए कि जो कुछ चल रहा है आंदोलन, उसको बोला जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और तमाम तरह के बहुत सारी चीजें सामने भी आई है। ये लगता है कि आंदोलन बदनाम हो चुका है। बिल्कुल इन्हों का झूठा प्रचार है। अंतर्राष्ट्रीय तक तो ये पहुंचा क्योंकि आपने सही मांगे नहीं मानी और इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अपने आप मतलब ऑल वर्ल्ड ये पहुंच गया। जो बोले ना गेहूं बालने की बात, ये बात आज नहीं हो रही, आज तो पहले चौधरी छोटू राम ने नारा दिता सी, जब अंग्रेज 7-8 रुपए मन आदे सी असी लेवांगे ते असी दूजा ना वध नहीं देने। चौधरी छोटू राम ने अंग्रेजों के सामने हिक तान के कहा भी असी 9 रुपये का हमारा खर्च हो जाता है गेहूं पर, असी 11 रुपये एक मन जो कि 27-28 रुपये क्विंटल बनता सी, असी ये देवांगे। ये नारा तो पहला तो भी लग्या और मजबूरी दे विच इन्हां दीयां गलत नीतियां दे नाल
ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ और ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। आप अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं। जो अंबानी की कंपनी है उसने एक बयान जारी करके कहा है कि इन जो कृषि क्षेत्र में हमारा कोई भी काम नहीं है और इन कानूनों से हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, मैं ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। हम मुक्तसर ਦੇ हैं, श्री मुक्तसर साहब ਦੇ जिला पंजाब से। हमारा मोगा जो है हमारे मुक्तसर से 50 किलोमीटर, उत्थे ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੋ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ 4-5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ, ਗੇਹੂੰ, ਚੌਲ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਇਤਬਾਰੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। और ये आंदोलन ऐसा भी लगता है कि राजनीतिक हो गया है। खास तौर पे बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के नेता जो भी लोग हैं, अब चाहे पंजाब में अभी हमने देखे चुनाव परिणाम आए, अब महाराष्ट्र जा रहे थे राकेश टिकैत जी संबोधित करने के लिए, वहाँ पे कोरोना की वजह से इजाज़त नहीं मिली, और भी पश्चिम बंगाल जाने की बात कही है। तो आप भले ही किसी पार्टी का नाम ना लें, लेकिन अगर आप किसी का विरोध करते हैं तो एक तरह से किसी के समर्थन में तो खड़े हो ही गए। नहीं, आप पहले ये बताइए कि भारत का नागरिक होने के नाते विरोध करने का हक नहीं है? पहली बात तो ये कि हमको विरोध करने का हक है। दूसरी बात ये है कि किसान का मसला है, ये रोटी का मसला है, ये पूरे देश का मसला है। यदि हम बंगाल नहीं जाते, हम गुजरात नहीं जाते, या वहाँ के लोग जब हमें बुला रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, तो ये मसला हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मसला है पूरे देश का। पहली बात। दूसरी बात, अभी आप विदेशी समर्थन पे बात कर रहे थे। भारत का किसान इतना समर्थ है कि वो अपने हक और हकूक की लड़ाई अपने आप लड़ेगा और छीनेगा अपने हक। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विदेशी समर्थन की शुरुआत किसने की? भारत का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बुलाता है डोनाल्ड ट्रंप को और उसको समर्थन देता है, क्या ज़रूरत थी? अमेरिका में संसद पर संवैधानिक हनन होता है, भारत का प्रधानमंत्री ट्वीट करता है, किसने? विदेश नीतियों पर कौन दखल कर रहा है? मतलब जब विदेश नीतियों में इनको बाबूजी कहा जाए तो सब बहुत अच्छा, और जब इनकी बदनामी हो तो सब बेकार। ऐसा नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप्पा गप, कड़वा कड़वा थू थू, सब सुनना पड़ेगा इनको। ये दुनिया है, ये सब जानती है। रही बात आंदोलन की, आंदोलन शुद्ध शांतिपूर्ण है, ऐसे ही चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। हम समझदार लोग हैं, किसान हैं, संयम रखने वाले लोग हैं, और अपने संयम, हौसला की ताकत से हम अपने हक को लेकर जाएंगे, और इस तानाशाह के जहन में दर्द बन के उतरेंगे हम। ये बता रहा हूँ क्योंकि इसे हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसे हम सुनाई नहीं दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि रिलायंस ने एक ट्वीट किया, उनका एक ट्वीट और एक बयान दिखाई देता है, और भारत का किसान 3 महीने से सड़कों पर पड़ा है और चिल्ला चिल्ला कर उसका गला सूख गया, वो सुनाई नहीं देता इनको टावर टूटते दिखाई देते हैं, हमारी हड्डियां टूटती नहीं दिखाई देती। तो ये बता दें कि हम दर्द बन के उतरेंगे इस तानाशाह के जहन में। आपका जो बिल्कुल कहना अपनी जगह जायज है। एक चीज़ और मुझे बताइए कि रेल मंत्रालय ने एक आंकड़ों के हवाले से एक चीज़ बयान जारी किया है। वो बयान ये कहता है कि जो आप लोगों ने रेल रोको आयोजन किया था उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा, 3 राज्यों में उसका थोड़ा बहुत आंशिक असर रहा है। तो सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी बार बार ये जो कह रही है कि 3 राज्यों के किसानों का आंदोलन है, तो इस जो रेल मंत्रालय का बयान है उससे एक चीज़ पर ये फिर से साबित होती है। उसमें आप एक सेंटेंस भूल गए बोलना। पूरा सेंटेंस ये है कि असर का कोई खास प्रभाव नहीं रहा, लेकिन यात्री हुए परेशान। क्या मतलब है जी इस बात का? मतलब इंजेक्शन लगाने ही और दर्द बहुत ज्यादा हुआ। सरकार तो अपने सेंटेंस में अपने आप फंसती नजर आ रही है। और सुनिए, हमें किसी को परेशान करने की इच्छा नहीं थी, हमें अपना हक मांगने की कोशिश थी और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश थी। ट्रेनों में जो लोग सफर कर रहे थे उन लोगों को भी हमने समझाया कि ये फांसी का फंदा तुम्हारे भी गले में अटका है। क्यों?
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है, खाद्य पदार्थों के असीमित भंडारण की जो आजादी दी है, मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ और रोज बताता हूँ शोर मचा के कि जब पूरा खाद्य पदार्थ कोई व्यापारी भंडारण कर लेगा तो कंज्यूमर कहां से खरीदेगा, और खरीदेगा तो उस रेट पर खरीदेगा जिस रेट पर व्यापारी बेचना चाहता है। क्योंकि सरकार कहती है कि अब हम खाद्य पदार्थों पर निगरानी नहीं करेंगे। जब सरकार निगरानी नहीं करेगी तो इस बार तो आलू बिका 60 रुपए किलो, अगले साल बिकेगा 600 रुपए किलो। मतलब जितनी भूख उतना ही महंगा भोजन। सेंसेक्स नहीं बनने देंगे रोटी को। ये रोटी को सेंसेक्स बनाना चाहते हैं। मैं सभी भारतवासियों को बताना चाहता हूँ, सभी कंज्यूमर को बताना चाहता हूँ, जिसका रोटी से रिश्ता है वो इस आंदोलन को समर्थन करे, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, ये हर उस आदमी का है जिसका रोटी से नाता है। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से इन लोगों का जज्बा है कि रोटी को सेंसेक्स नहीं बनने देंगे। अपनी बात बड़ी प्रखरता के साथ उन्होंने रखी है यहाँ पे।